press the bell icon on the YouTube app and never miss सर, आजकल कोविड काल में परीक्षाओं पे बात हो रही है, ईपीटीएम पे चर्चा हो रही है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन खोलने पे बात हो रही है। आप लगातार शिक्षकों से, अभिभावकों से, बच्चों से संपर्क कर रहे हैं। कॉलेज को लेकर भी डिस्कशन चल रहा है, क्या डिस्कशन हुआ और आज भी कुछ बात बन रही है? पिछले कल हमने कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के संबंध में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग की थी और जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लगभग 800 पेरेंट्स और कॉलेजेस के लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट्स भी जुड़े और उनसे हमने इस बात के लिए सुझाव आमंत्रित किए कि आगामी आने वाले समय में कॉलेज की परीक्षाओं का क्या करना चाहिए, कॉलेज के एडमिशन्स का क्या होना चाहिए, कॉलेज खुलने पर क्या होना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा की और लगभग 3 घंटे की मीटिंग चलती रही और उसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रिंसिपल्स ने अपनी बात रखी है और जो वहाँ पर पीटीए के अध्यक्ष हैं उन्होंने बात रखी है और बहुत से स्टूडेंट्स भी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी है और अभी बातें अलग अलग तरह की आई हैं और हमने उनको ये कहा था कि इन सारी बातों को सुन करके विभाग अब इस सब पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा और जो सुझाव आए उन सब पर भी विचार करेगा और उसके आधार पर यह कि 11 तारीख को कैबिनेट है और उस कैबिनेट में हम सारी प्रेजेंटेशन दिखा करके उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ये कि कैबिनेट और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो होगी तो उसमें हम आगामी जो निर्णय है कि उस दिशा में कैसे बढ़ना तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा विषय यह है कि जो हमारे फर्स्ट से लेकर के +2 तक के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा है, हर घर पाठशाला, जो कि हमने गत वर्ष कोरोना प्रारंभ होने के बाद प्रारंभ की थी और इस साल उसका हमने फ़ेज़ 2 प्रारंभ किया है और ये फ़ेज़ 2 का हमने पहला दौर तो प्रारंभ किया था कि जिसको हमने 5 अप्रैल को किया था और 18 मई से रेगुलर हमने हर क्लास को और सभी को पढ़ाने का काम प्रारंभ किया और उस सब के लिए भी हमने एक और किया कि 2021-22 के बजट सत्र के लिए हमने कहा कि जो एकेडमिक सेशन हमारा है उस एकेडमिक सेशन के लिए ईपीटीएम करें और उस ईपीटीएम में हम बच्चों के पेरेंट्स से, टीचर से सुझाव लें। तो ये जो फ़ेज़ 2 हमने प्रारंभ किया जिसकी लॉन्चिंग हमने अभी 4 जून को किया था और फिर लगातार ये ईपीटीएम हर स्कूल के स्तर तक चलती रही और जो बड़े स्कूल है वहाँ पर तो हर सब्जेक्ट के अनुसार हमारे टीचर्स ने ईपीटीएम किया है और वो सारे के सारे जो सुझाव आए तो हमने आज 9 जून को रखा था कि हम उसका यानी क्लोजिंग भी करें और लोगों से जो बातें आएंगी तो उन सब पर भी चर्चा करेंगे और आज भी अनेक बातें आई और लेकिन मैं ये देख रहा था कि गत वर्ष भी हमारा ईपीटीएम बहुत सफल रहा था लेकिन इस साल भी उसकी सफलता पिछले वर्ष से और अधिक बढ़ी है। अभी मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश के जो टोटल जो हमारे स्कूल हैं जिनका रिपोर्ट हमारे आज तक पहुंची, अब कुछ एक की रिपोर्ट्स को ऑफलाइन आएगी और कुछ एक की अभी आनी है। लगभग 18,000 स्कूलों में से 12,962 स्कूलों ने इन ईपीटीएम में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इसको कंडक्ट किया लगभग 84% लोग। और फिर उसी में हम देख रहे थे कि जो टोटल हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया 71%, यानी जिसको हम ये कहते हैं 48,383 अध्यापकों ने इसमें भाग लिया और जो टोटल हमारे लगभग 8.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं और जिनकी हमारे पास ऑनलाइन अभी तक जो रिपोर्टिंग आ चुकी है उसमें से 84% स्टूडेंट जो है इस ईपीटीएम में एनरोल हुए हैं और जिसमें 6,76,792 यानी स्टूडेंट्स भी इसमें भाग लिया है। और ईपीटीएम के बारे में जो फीडबैक जो लास्ट ईयर पेरेंट्स से आया था तो लगभग 1 लाख लोगों से, पेरेंट्स से जो उसका फीडबैक आया था, इस बार का जो फीडबैक आया वो 2,93,863 पेरेंट्स ने दिया है।
और फिर उसके बाद यह है कि जो क्वारीज और जो सब था उसके जवाब इत्यादि जो दिए उसमें 92% पेरेंट्स ने उसमें अपनी बात को रखा है। और ये सारा हम देख रहे हैं कि हर घर पाठशाला के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम हैं तो इस सब में सबकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। और इस EPTM के माध्यम से हमने देखा कि हमारे टीचर भी और बच्चों के माता पिता भी बहुत अच्छे प्रकार से बच्चों की शिक्षा अच्छे चलनी चाहिए, बहुत अच्छे से सब मिल कर के मेहनत कर रहे हैं। और एक जानकारी हम सबको है ही कि लगभग गत 30 वर्षों में दुनिया में कोई 85 इस प्रकार की रिसर्च हुई जिनमें ये कहा गया है कि अगर पेरेंट्स और टीचर का आपस में जो संवाद है वो अच्छा चलता है और तालमेल चलता है तो निश्चित रूप से बच्चों के मार्क्स भी बढ़ते हैं, बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है और वहाँ पर यानी जो अटेंडेंस है वो बढ़ती है और ओवरऑल हर हिसाब से जो यानी कि शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ता है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और EPTM के माध्यम से हमने ये सब के सब काम किए और इसके लिए मैं पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, जो ये संवाद हुआ है पूरा, उसमें अभिभावकों की बात करें या फिर अध्यापकों की बात करें, स्कूल खोलने को लेकर क्या वो सोच रहे हैं, उनकी क्या जो है इसमें सुझाव? देखिए, अभी तक हम एक देख रहे थे कि लगभग 48% पेरेंट्स ने अभी ये कहा है कि स्कूल अभी लगभग 3 महीने तक ना खोलें जब तक कि ये खतरा है। और उसी तरफ से यह है कि 58% जो पेरेंट्स ने कहा कि लाइव क्लासेस ये चलती रहनी चाहिए। यानी अभी तो लगभग ये कि जिन लोगों ने कहा कुछ लोग तो तटस्थ रहे तो लेकिन 48% का तो ये कहना था कि ना अभी खोले जाएं। तो अभी विचार करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता, कैबिनेट में डिस्कशन होगी तो अभी देखेंगे कि थर्ड वेव और ये सब का सब क्या कहना है तो उसमें व्यावहारिक स्थिति को देख करके करेंगे। लेकिन अभी जो मेरी व्यक्तिगत राय भी अभी ये लगता है कि फिलहाल शायद जल्दी में हम अभी तक कोई छोटी कक्षाओं को खोलने का जो रिस्क है शायद ना ले पाए। कॉलेज को लेकर सर क्या सोचा जा रहा है? कॉलेज के लेकर के अभी जो अभिभावकों से आते अभी तक तो मुझे लगता है कि उसमें अभिभावक बहुत अधिक इस मत में नहीं है कि कॉलेज इत्यादि खोले जाएं, क्योंकि अभी तक सबको लगता है कि बच्चों की सेफ्टी और उनका जीवन ये महत्वपूर्ण है। तो बाकी अभी देखेंगे कि जिस प्रकार से मामले घट रहे हैं तो उस सारे को देख करके हम निर्णय लेंगे। क्या वैक्सीन भी एक इसमें क्राइटेरिया रहेगी जब तक बच्चों को वैक्सीन खास? देखिए, जहाँ तक तो बच्चे 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको तो अब वैक्सीन लगनी है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने परसों ये कहा है कि 18 साल से ऊपर जो है जितनों को वैक्सीन लगेगी वो सबको फ्री में लगेगी और 75% जो वैक्सीन है वो भारत सरकार ही सीधा खरीदेगी। और उन्होंने कहा कि 25% जो है जो प्राइवेट सेक्टर भी जो लेगा डायरेक्ट, तो लेकिन वो भी अगर उसका कोई जो सर्विस जो चार्ज करेगा तो 150 रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो भारत सरकार के इस निर्णय की भी मैं बहुत सराहना करता हूँ जिसमें कि 18 साल से ऊपर के सबको फ्री में वैक्सीन लगेगी। तो निश्चित रूप से उसमें भी। और फिर एक हमारे पास एक और पहलू है कि हिमाचल की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये जो निश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में हमको अगर विद्यालयों को खोलने के बारे में इस सारे संबंध में चर्चा करनी तो एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हैं, उन सबको भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने का जो काम प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि इससे भी एक अच्छा साइन। और बाकी जो 18 साल से कम आयु को पूरी दुनिया में जैसी स्थिति आएगी उसके आधार पर होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से अब पहाड़ों की बर्फ बड़ी तेजी से पिघलने लगी है। इसके चलते स्नोफेड रिवर्स का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। इसी सिलसिले में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पंडोह बांध के फ्लड गेट्स खोलने पड़ गए हैं। बीती रात पंडोह बांध में अचानक इतना पानी आ गया कि सुबह सवेरे बिना किसी पूर्व सूचना के विभाग को इसके गेट खोलने पड़े। सुबह से ही पंडोह बांध के सभी फ्लड गेट्स खुले हुए हैं और पानी ब्यास में नीचे डाउन द स्ट्रीम छोड़ा जा रहा है। पंडोह बांध का प्रबंधन देख रहे BBMB के कार्यकारी अभियंता ने लोगों से आग्रह किया है कि वह अगले 1-2 दिनों तक, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, नदी किनारे जाने से परहेज करें और अलर्ट रहें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान को टाला जा सके। उन्होंने कहा कि यह पानी अचानक इसलिए छोड़ना पड़ा है क्योंकि अचानक बांध का जलस्तर
बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि गर्मी की वजह से ऊपर कहीं बर्फ़ पिघली है और उसका सारा पानी एकदम से नदी में आ गया था। लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के कारण टुडो कैचमेंट एरिया में बर्फ़ का पिघलना शुरू हो गया है, जिससे कि टुडो बांध का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कल टुडो बांध का जलस्तर जो था अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया था, जिसके कारण टुडो बांध का गेट हमें खोलने पड़े हैं। इसके कारण जो पीपल डाउनस्ट्रीम में रह रहे हैं, हमने इसके बारे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर दिया गया है, ताकि जो लगातार नीचे जो रह रहे हैं उनको सेफ स्थान पर ले जाया जाए, ताकि कोई भी किसी किस्म की दुर्घटना का आशंका ना हो। हाँ, अभी जो मौसम है पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा ड्राई चल रहा था, लेकिन अभी आने वाले जो दिन हैं इसमें बारिश हो सकती है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो टेम्परेचर है वो भी राइज़ किए हैं, पिछले 2 दिन से तापमान राइज़ हुए हैं, लेकिन जो ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट सा हो गया है। तो अभी ये एक जो बे ऑफ बंगाल है इसमें एक लो प्रेशर फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से जो है आपने आने वाले दिनों में जो ये अपने वेस्ट वार्ड मूव करेगा, तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले जो दिन होंगे इसमें प्री मानसून शावर जो वो स्टार्ट हो सकते हैं। जो प्री मानसून शावर है ये अपने परसों से हो सकते हैं। कल भी रहेगी बारिश की चांसेस है, 1-2 स्थानों पे रहेंगी, लेकिन जो 11 तारीख से जो एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। 11, 12, 13 को जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। जो 13 तारीख के लिए हमने वार्निंग भी इशू की है, हैवी जो रेनफॉल की वार्निंग इशू की हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर का इलाका है और साथ में बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कुछ एक इलाके हैं, यहाँ पे जो है हैवी शावर की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो आने वाले जो दिन हैं इसमें एक तरह कह सकते हैं कि 11-12 तारीख से जो प्री मानसून शावर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मानसून कब तक अप्रोच करने वाला है? हाँ, मानसून जैसे जो हिमाचल प्रदेश में जनरली जो है वो 25 जून को जो आपने अप्रोच करता था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा अर्ली मानसून जो अप्रोच करने की पॉसिबिलिटी है, तो 1 हफ्ता पहले जो है मानसून अप्रोच कर सकता है। अगर ये सिस्टम एक्टिव रहता है तो मानसून जो है वो 1 हफ्ते के बाद अप्रोच कर सकता है। या सर कोई ऐसी स्थिति भी है कि जैसे अगर आने वाले दिनों में मौसम खराब रहता है तो क्लाउड बर्स्ट जैसी कोई सिचुएशन हो, उसको लेकर कोई अलर्ट? हाँ, अभी जैसे हमने फोरकास्ट दी है ये 13 तारीख के लिए दी है, तो आने वाले जो दिन होंगे इसमें भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। तो क्योंकि जो प्री मानसून शावर जब भी स्टार्ट होते हैं तो कभी कभी जो है वो इंटेंस रेन हो जाती है, जो ज़्यादा रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। इसलिए जो 13 तारीख के लिए जो हमने वार्निंग इशू की हुई है। ज़्यादा अलर्ट किस जिला के लिए रहेगा सर? ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ये जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है, सिरमौर, सोलन और साथ में जो निचले इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ऊना और जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो इलाके हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी हैवी शावर की। सर कुछ दिनों
में देखा जा रहा है कि उमस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या इसका कारण होगा इस उमस का? हाँ, इसमें जैसे मैंने बताया कि जो उमस ह्यूमिडिटी है ये काफ़ी राइज हुई है। जब भी मानसून सीजन आता है तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये बढ़ जाती है। तो जनरली जो विंड पैटर्न है ये भी चेंज होते हैं। ईस्टर्ली फ्लो जो है मतलब ईस्टर्ली विंड्स जो चलती हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है यह बढ़ जाती है। तो यही इंडिकेशंस होती हैं मानसून सीजन की भी कि जो आपने जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, विंड पैटर्न चेंज हो गए और जो अपने अपर एयर है जो एटमॉस्फेयर है जिसमें 5-6 किलोमीटर की हाइट तक जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मानसून आने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, मानसून को लेकर क्या पूर्वानुमान इस बार है कि कैसा रहेगा मानसून? अमूमन जो रहता है कई बार कम भी होता है या? हाँ, अभी जो फर्स्ट जो तारीख थी 1 जून को जो अपनी सेकंड मानसून की जो फोरकास्ट की गई थी आईएमडी की तरफ से, उसके हिसाब से जो मानसून है वो इस बार थोड़ा जो ऑल ओवर द कंट्री जो नॉर्मल रह सकता है, जिसकी रेंज दी गई थी कि 94 और 108% के बीच जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश के जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर का इलाका है और साथ में मंडी का और बिलासपुर, ऊना है, इसमें जो मानसून की बारिश है वो ज़्यादा रह सकती है। लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो लाहौल स्पीति का इलाका, किन्नौर के इलाके हैं और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे जो मानसून की बारिश है उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। हिमाचल सरकार ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो है 14 जून तक बढ़ा दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो सरकार कानून बनाती है, प्रोटोकॉल बनाती है, अगर उनके मंत्री उसको तोड़ने लगे, जैसे कि श्री शांता कुमार ने भी कहा था कि मंत्रियों को मीटिंग नहीं करनी चाहिए, घर दफ्तर में बैठ करके काम करना चाहिए, इसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। वहाँ हिमाचल प्रदेश का मंडी जिले का एक मंत्री महेंद्र सिंह पूरे दल बल के साथ कल जोगिंद्रनगर में उसने जगह जगह पर मीटिंग की, 50 और 100 आदमियों के बीच में जनसभाएं की, 11-12 गाड़ियां उसके साथ चल रही है, SHO पायलट चली हुई है, लेकिन इन पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं श्री जयराम जी से कि क्या हम भी ऐसी मीटिंग करें? कांग्रेस पार्टी कोरोना कॉल में हम पूरा सहयोग कांग्रेस सहयोग सरकार का कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को मान रहे हैं, इनके नियम को मान रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। जनता के बीच में जाते हैं तो सिर्फ सैनिटाइजर भी दूर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख करके करते हैं। लेकिन अगर इनके मंत्री ही प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाएं, कोविड की धज्जियां उड़ाएं, नियमों की धज्जियां उड़ाएं, तो क्या हो सकता है? मैंने जिलाधीश मंडी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, उनके ध्यान में भी कल रात को ये बात लाई थी कि मैंने कहा क्या आपने उनको इजाजत दे रखी है? क्या धारा 144 खत्म हो गई है? क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है? क्या जनसभा अलाउड है? तो क्या हम भी यहाँ शेरी मंच पे जनसभा कर लें? तो कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि मेरे ध्यान में नहीं ये बात है। SP साहब को के ध्यान में भी मैंने बात लाई है। तो मैं चाहूँगा कि ये जयराम सरकार जो है खुद कोरोना फैलाने के लिए जो है जिम्मेवार है। और जब जैसे कि कहा जा रहा है अब तीसरी लहर जो है खासतौर पे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ब्लैक फंगस की बीमारी पैदा हो गई है, तो ये मंत्री जो है इस बीमारी फैलाने में जो पूरा योगदान दे रहे हैं, मैं सरकार से चाहूँगा और मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि इस मंत्री के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। दूसरा, मंत्री लोगों को गुमराह कर रहा है कि हमारे वक्त में विकास के काम हुए हैं। मंत्री ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 500-600 करोड़ के पाइप खरीदे हैं जो आगे 15 साल नहीं लगेंगे, और एक हमारी स्कीम
पंजौर नाला की जिसपे 25 करोड़ रुपए हमने खर्च किया था, सारी स्कीम बन करके तैयार हो गई थी। सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाइप बिछाने रह गए थे, सिर्फ वही पाइप इन्होंने बिछाए हैं। आज उसका श्रेय भी खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये गांव में जाकर के लोगों को गुमराह कर रहा है, गांव में जाकर के लोगों को झूठी घोषणाएं कर रहा है। और पता लगा है कि शायद वो जो है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार बन चुका है अपनी तरफ से, इसलिए वो प्रोटोकॉल जो कोरोना काल में लॉकडाउन के पीरियड में धारा 144 के उल्लंघन करके जो है एक इसकी धज्जियां उड़ा रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी इसकी आलोचना करती है। जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल करके लोगों को झूठी घोषणाएं कर रहा है, जो मैं कहता हूं सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद।